और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें, पहली खबर है हमारी विस्तार से जिसको हम बताने वाले हैं। पूरी दुनिया में इस समय भारत की रियल कूटनीतिक पिक्चर की खूब चर्चा हो रही है। इसका कीवर्ड है जय जयशंकर। इसमें मुख्य भूमिका में है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनके वहां पर दिखाए गए तल्ख तेवरों और डिप्लोमेटिक अंदाज की चर्चा बीजिंग तक हो रही है, क्योंकि जयशंकर ने पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के ही सजाए एससीओ समिट के मंच पर सधे हुए नुकीले शब्दों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया है, आईना दिखाया है। दिवाली करीब है तो एक के साथ एक फ्री ऑफर वाले स्टाइल में उन्होंने चीन को भी अच्छे से समझा दिया है। इसे आप इस तरह के समझ सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की धरती पर एक साथ दोनों षड्यंत्रकारी पड़ोसियों की सुपर चमकार वाली धुलाई कर दी है। हम एक एक करके आपको इस एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की इनसाइड रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान में एस जयशंकर के आक्रामक अंदाज कुछ तस्वीरों के जरिए देखिए, जिसमें कल से ही सूट बूट के साथ उनका काला चश्मा ट्रेंड कर रहा है। एस जयशंकर की आज सुबह की इस तस्वीर को देखिए, जब एससीओ समिट से पहले वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। ये तस्वीर भी वहां से वायरल है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में आज उन्होंने अर्जुन का पौधा लगाया, जो कि एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार में और सूजन दूर करने के लिए होता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेमी दिल का उपचार इससे हो पाएगा, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। इस लिहाज से यह तस्वीर भी पाकिस्तान पर एक गहरा कटाक्ष है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां आतंकवाद की फसल बहुत तेजी से उगती है, वहां आतंकवाद के पौधों को पेड़ बनते देर नहीं लगती है। ऐसी धरती पर एस जयशंकर ने अर्जुन का पौधा लगाकर संदेश दिया है कि आतंक के बीज नहीं बोने चाहिए। वैसे इस्लामाबाद से हर मौके पर उनकी कूटनीतिक मुस्कान की चर्चा काफी हो रही है, और शाहबाज से मिलते वक्त गर्मजोशी न दिखाना और ऐसा करके पाकिस्तान को उसके सही साइज में ले आने की चर्चा भी जबरदस्त है। आंख में आंख डालकर बात की जा रही है। एस जयशंकर ने कल से लेकर आज तक कुल मिलाकर 3 बार शहबाज शरीफ से डायरेक्ट मुलाकात की है। पहली मुलाकात कल डिनर के मौके पर हुई, दूसरी मुलाकात आज एससीओ समिट के मंच पर हुई, और तीसरी मुलाकात एससीओ समिट के बाद लंच के समय हुई है। लेकिन तीनों ही बार कुछ बातें बिल्कुल कॉमन सी नहीं। जैसे एस जयशंकर ने कभी अपनी तरफ से पहले हाथ नहीं बढ़ाया। ध्यान से देखिए, जब शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया तभी उन्होंने हैंडशेक किया है। जितनी देर शहबाज शरीफ ने उनसे बात की, उतनी देर जयशंकर ने उन बातों का जवाब दिया, और अपनी ओर से हर बार उन्हें अंत में कूटनीतिक मुस्कान दी है, जैसे वो कह रहे हो कि आपकी इच्छा है भारत से वार्ता बहाल करने की, लेकिन ये तभी होगा जब पाकिस्तान में आतंकवाद की दुकान बंद होगी, भारत के खिलाफ साजिशें बंद होगी। और ये पिक्चर तब और क्लियर हो गई जब वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में एससीओ समिट को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चुन चुनकर पाकिस्तान और उसके गुरु चीन पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद, 3 इविल्स जिसको उन्होंने कहा, एससीओ के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। एससीओ के मेंबर देशों के बीच दोस्ती में कमी आई है और पड़ोसी संबंध बिगड़े हैं। यह भी कहा कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। साथ में सलाह भी दे दी कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन। इस मंच पर चीन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे।
जिनके स्वागत में कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़ते हुए एयरपोर्ट तक चले गए, बिछ गए वहां पर। चीन के प्रधानमंत्री के सामने एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। जंग से विकास पर असर पड़ा है, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। वैसे कूटनीति में अक्सर यह होता है कि जब कोई चारों ओर से सवालों से घिर जाता है तो वो शांति के मंत्र फूंकने लगता है, और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उनकी भाषा में शांति की वैश्विक रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले घिसे हुए शब्दों की भरमार थी। आपने अक्सर संगीत के क्षेत्र में डुएट्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसे गीत होते हैं जो दो गायक मिलकर गाते हैं। कूटनीति में भी इस विधि से गीत गाने वाले कम नहीं है। शहबाज शरीफ और चीन के पीएम मिलकर इस समिट में इसी तरह गीत गा रहे थे। एससीओ के एजेंडे के बीच सीपेक का एजेंडा घुसा रहे थे, आपस में बधाइयां बांट रहे थे, एक दूसरे को कवर करके चल रहे थे। यह देखिए, कल जब चीन और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता की, तब चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट के 25वें पॉइंट में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया गया था। चीनी प्रधानमंत्री ने कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर से हल करने की बात कही थी। यह भी कहा था कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। समझ रहे हैं ना आप, कौन किसकी रक्षा कर रहा है? आज जब पीएम शहबाज शरीफ एससीओ समिट को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने यहां चीन को खुश करने के लिए सीपेक का मुद्दा उछाला और कहा कि चीन के बीआरआई और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। एससीओ समिट के संयुक्त बयान में भी चालाकी से बीआरआई को शामिल करा लिया गया, यानी आवाज दो है लेकिन गीत एक ही है। हालांकि भारत ने बीआरआई को समर्थन देने वाले बयान से न सिर्फ खुद को अलग कर लिया, बल्कि इससे पहले एससीओ समिट के मंच पर जब बोलने का मौका मिला तो वहां भी एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और कहा कि एससीओ के सभी देशों को किसी के एक पक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि सीपेक को लेकर भारत की अपनी फिक्र है। यह परियोजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। यह कब्जाया हुआ क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। मुल्कों ने अपनी टर्न पर जो है तकारीर का सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो है तकारीर की गई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से रीजनल सिक्योरिटी, हमसायों के साथ ताल्लुकात और दीगर मामलात पर जो है सैर हासिल जो है बहस की गई, उनकी जानिब से तकरीर की गई, खिताब किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि शंघाई तावन तंजीम जो है अपने चार्टर के मुताबिक जो है अमल दरामद करे। उनकी जानिब से एक पैगाम भी दिया गया कि हमसायों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शंघाई तावन तंजीम की साइड लाइन पर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात भी हुई है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और फ़रोग़ देने के लिए, मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस पर तबादला ख्याल भी किया गया। 2010 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान से, उसका नाम था ट्रस्ट डेफिसिट। वो आज भी है और बरकरार रहेगा और लगता है ये ट्रस्ट डेफिसिट की जो खाई है बांग्लादेश से और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि फिक्र में अब बात बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस की करते हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का इतिहास ही मिटा देना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के वजूद से जुड़ी हर उस चीज को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो अस्तित्व में आया। पहले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर, उनकी मूर्ति तोड़ने पर चुप्पी साधने वाले मोहम्मद यूनुस से अब बांग्लादेश के 9 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी जो नेशनल डे बांग्लादेश की एक राष्ट्र के तौर पर पहचान थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
लेकिन अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस को बहुत जल्द जमात इस्लामी से गोल्ड मेडल मिल जाएगा। पिछले 3 महीने में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर यही लग रहा है कि वो अंतरिम सरकार के मुखिया नहीं बल्कि जमात की कठपुतली है। जमात। पहले देखिए बांग्लादेश के वो कौन से राष्ट्रीय दिवस हैं जिन्हें मनाने की आजादी अब बांग्लादेश की जनता को नहीं होगी। 7 मार्च को बंगबंधु के ऐतिहासिक भाषण की याद में नेशनल डे मनाया जाता है, जो कि अब रद्द हो चुका है। 17 मार्च को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यह भी रद्द हो चुका है। और इसी तारीख को यानी 17 मार्च को ही अब बांग्लादेश में नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाने की आजादी नहीं होगी। 5 अगस्त को अब बांग्लादेश में कोई भी शेख हसीना के भाई शेख कमल के जन्मदिन के तौर पर नहीं मनाएगा। 8 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मां बेगम फाजिल तुन्नेसा का जन्मदिन भी नेशनल डे की लिस्ट से हटा लिया गया है। 18 अक्टूबर को शेख हसीना के छोटे भाई शेख रसेल का जन्मदिन भी अब कोई नहीं मना पाएगा। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी रद्द कर दिया गया है। 4 नवंबर को मनाए जाने वाला बांग्लादेश का राष्ट्रीय संविधान दिवस भी नेशनल डे की लिस्ट से हटा लिया गया है। इसके साथ ही 12 दिसंबर को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला स्मार्ट बांग्लादेश डे भी रद्द कर दिया गया है। तो फिर क्या ये पाकिस्तान की आजादी मनाएंगे? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब देंगे मोहम्मद यूनुस। ये सब उस व्यक्ति ने किया है जिसने 8 अगस्त को ही देश की जनता से वादा किया था कि 3 महीने बाद चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में कोई भी दूर दूर तक चुनाव की बात नहीं कर रहा है। सवाल यह भी है कि जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के जन्म से जुड़े इतने राष्ट्रीय दिवस खत्म कर दिए हैं, तो आखिर वो बांग्लादेश में कौन सा दिवस मनाएंगे? कुछ लोग तो यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर हमले की बरसी मनाएंगे? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में तख्ता पलट दिवस सेलिब्रेट करेंगे? क्या मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के ढाका छोड़ने का वार्षिकोत्सव मनाएंगे? क्या बांग्लादेश में अब छुट्टियों की जो लिस्ट है वो जमात इस्लामी से अप्रूव होगी? बांग्लादेश में तख्ता पलट से पहले हिंसा हुई। शेख हसीना को ढाका छोड़कर जाने के लिए आधे घंटे से भी कम समय मिला। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मुखिया वो व्यक्ति चुना गया है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन उसका रवैया सिर्फ जमात इस्लामी के कठपुतली की तरह रहा है। पिछले 3 महीने की टाइमलाइन बताती है कि आखिर किस तरह मोहम्मद यूनुस ने एक मूक दर्शक की तरह बर्ताव किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के 300 घरों और दुकानों पर हमला हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में करीब 20 से ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की 35 घटनाएं हुई। पूजा पंडालों में जबरदस्ती इस्लामी गीत बजवाए गए, हिंदुओं को धमकाया गया, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। यूएन के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में 650 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश रहे। पिछले 3 महीनों में तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ लूट और दंगे हुए हैं। बांग्लादेश से आने वाली अराजकता की तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। लोगों ने पीएम आवास को लूट लिया था। हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा था। हथौड़े से मूर्ति का सिर तोड़ दिया गया था। अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, सैकड़ों लोगों की जान गई, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उन्हें दहशत में रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन जमात की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस को इन तस्वीरों पर कोई खास एतराज नहीं है। वो अमेरिका में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। लेकिन असलियत में जमात के इशारे पर उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को उजाड़ने का ही काम किया है। मोहम्मद यूनुस लगातार बांग्लादेश पर जमाती हथौड़े से चोट कर रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि बांग्लादेश के अस्तित्व की पहचान उसे विरासत में मिले इन राष्ट्रीय प्रतीकों से ही है। अगर ये प्रतीक मिट गए तो एक राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश के वजूद का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश एक ऐसे लोकतंत्र का उदाहरण बनता जा रहा है जैसा किसी भी लोकतंत्र को नहीं होना चाहिए, और इसका बोझ मोहम्मद यूनुस को भी उठाना होगा। सिर्फ ग्लोबल मंचों पर बौद्धिक डायलॉग मारने से
और धीमी आवाज में शांति मंत्र फूंक फूंक कर वो इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। खैर, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में न्याय की, जो कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब फिक्र में एक ऐसी खबर जो जरा हट कर है। आप और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि कानून अंधा होता है। आपने अगर कभी फिल्मों में या फिर असल जिंदगी में भी न्याय की देवी की प्रतिमा देखी होगी तो उनकी आंखों पर हमेशा एक पट्टी को बंधे हुए पाया होगा। इस पट्टी के जरिए वैसे तो संकेत यही दिया जाता रहा है कि कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा, अपना या पराया नहीं होता, वो सबके लिए एक समान। लेकिन कानून को इस पट्टी के कारण ही अंधा कानून कहकर भी समय समय पर प्रचारित किया जाता था। अब न्याय की देवी की प्रतिमा की आंखों पर बंधी ये काली पट्टी हटाई जा चुकी है। ये तस्वीर देखिए आप पहले ध्यान से, देख रहे हैं आप, और खुली आंखों वाली न्याय की देवी की प्रतिमा का यह वीडियो इस समय देश भर में ट्रेंड कर रहा है। असल में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में ऐसी प्रतिमा लगाई है जिसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है। तराजू दाएं हाथ में अब भी है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, लेकिन बाएं हाथ में तलवार की जगह अब संविधान आ चुका है। जबकि याद कीजिए पहले की मूर्ति कैसी होती थी, उसमें दाएं हाथ में तराजू होता था जबकि बाएं हाथ में तलवार। ये देखिए कंपैरिजन देख रहे हैं आप। तराजू न्याय की निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि सभी पक्षों को समान रूप से सुना और तौला जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। जबकि तलवार न्याय की शक्ति और अंतिम निर्णय का प्रतीक है। यह बताता है कि एक बार जब सभी तथ्यों और साक्ष्यों को तौला जाता है तो न्याय को दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अब तलवार की जगह संविधान देकर इसे बदलने की कोशिश की गई। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाने पर सीजीआई का मानना है कि अंग्रेजी विरासत से देश को अब आगे निकलना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं हो सकता, वो सबको समान रूप से देखता है। इसीलिए तलवार नहीं, संविधान को प्रमुखता दी गई है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के बनाए गए कानून बदले गए थे और अब न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाकर भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश युग को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि न्याय की देवी की मूर्ति में यह अहम बदलाव अभी नहीं किए गए। पिछले साल मई 2023 में भी एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट जजों की लाइब्रेरी में नई मूर्ति देखी गई थी, लेकिन पब्लिक के सामने इस नई न्याय की मूर्ति को अब जाकर लाया गया है। भारत की न्याय प्रणाली में इसे एक ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। न्याय की देवी की छवि और प्रतीकवाद का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक फैला हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। न्याय की देवी का सबसे पुराना रूप मिस्र की देवी माट में देखा जा सकता है, जो सत्य, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की देवी थी। माट के प्रतीक के रूप में पंख का उपयोग किया जाता था, जो सत्य और न्याय का प्रतिनिधित्व करता था। रोमन सभ्यता में न्याय की देवी को जस्टिटिया के रूप में जाना जाता था, जिनकी छवि में तराजू, तलवार और आंखों पर पट्टी शामिल थी। यह प्रतीकवाद आज भी न्याय की देवी की आधुनिक छवि में देखा जाता है। आंखों पर पट्टी का प्रतीक खासतौर पर 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लोकप्रिय हुआ। यह न्याय की निष्पक्षता और तटस्थता का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि न्याय बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाना चाहिए। वैसे तो न्याय की देवी की छवि दुनिया भर में न्यायालयों और कानूनी संस्थानों में एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन भारत में अब नए सिरे से बदलाव हो रहा है। आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई है, कानून अब अंधा नहीं है। हालांकि प्रतिमा सिर्फ एक प्रतीक होती है। कानून अंधा साबित ना हो, इसके लिए जमीनी स्तर पर भी हमारी न्याय व्यवस्था को परीक्षा देनी होगी। खैर, अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलने का वक्त हो गया है। आज हम आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा और झारखंड का बड़ा अपडेट देने वाले हैं।
केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायाब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे। खबर आ रही है कि करीब 12 बजे के आसपास। उधर झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों और उम्मीदवारों को लेकर क्या फॉर्मूला निकल रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं, जहां आज एक इतिहास रचा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आ रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो पहले भी बने, शपथ ग्रहण पहले भी हुआ, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, जो मुख्यमंत्री बनता था वो वहां के संविधान की शपथ लेता था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह रिवाज बदल गया है। आज ओमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान की शपथ ली। उन्होंने कहा कि वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। वैसे जम्मू कश्मीर में आज शपथ वाला कलेश भी है, ये चैप्टर हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप 370 हटने के बाद वाला बदलाव देखिए। That I will bear true faith and allegiance by the Constitution of Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. Take oath as Deputy Chief Minister for the Union Territory of JNK. जम्मू कश्मीर में शपथ को अगर ध्यान से देखें तो इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश और आगे की चुनावी रणनीति छिपी है। इसे समझने के लिए आपको ओमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल को जान लेना चाहिए। Omar Abdullah, जम्मू कश्मीर में सीएम समेत कुल 6 मंत्री हैं। इनमें 4 मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर करीब 30 कैंडिडेट्स खड़े किए थे हिंदू और सिख समुदाय के। उनमें से 2 ही जीते हैं और 2 हिंदू हैं। यहां पर अगर क्षेत्रवार देखें तो कश्मीर से मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री हैं, जबकि जम्मू से डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री हैं। यानी कैबिनेट में जम्मू और कश्मीर के बीच 50-50 का बंटवारा हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है। अब आपके मन में यहां पर 2 सवाल उठने लाजमी है। पहला, ओमर अब्दुल्ला ने हिंदू चेहरों को अपनी कैबिनेट में जगह क्यों दी है? दूसरा, 7 चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं, देखते हैं। ओमर अब्दुल्ला खुद घाटी से जीते हैं, उनके पास सरकार की कमान है। ऐसे हिंदू बेल्ट जम्मू को बैलेंस करने के लिए सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को नौशेरा से हराया। ये वो सुरेंद्र चौधरी हैं जो बीच में कुछ समय के लिए बीजेपी में भी थे। हालांकि ये खुद एक बार हार चुके हैं रविंद्र रैना से, फिर पीडीपी गए, फिर उसके बाद बीजेपी में आए और अब फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए। यानी मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम, इसमें क्षेत्रीय संतुलन के साथ धार्मिक संतुलन भी दिख रहा है। बाकी मंत्रियों के नाम देखें तो छंब के निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। यह विधानसभा सीट भी जम्मू जिले में आती है, जहां की 11 सीटों में 10 बीजेपी ने जीती हैं। राफियाबाद से पहली बार चुनाव जीते अहमद डार को मंत्री बनाया गया है। मेंढर से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जावेद राणा पहली बार मंत्री बने हैं, महिला प्रतिनिधि के रूप में। डीएसपोरा से विधायक सकीना इट्टू को मंत्री बनने का मौका मिला है। कुल मिलाकर अब्दुल्ला ने अपनी टीम में धर्म और क्षेत्र दोनों के समीकरणों को बारीकी से ध्यान दिया। अब उस सवाल का जवाब कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से क्यों समर्थन दिया, यह कांग्रेस की मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक? हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने खास रणनीति के तहत ऐसा किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के महज 6 विधायक जीते, सभी मुस्लिम हैं। ऐसे में वो हिंदू डिप्टी सीएम नहीं बना पाती। इससे गलत संदेश जा सकता था क्योंकि सीएम मुस्लिम है। इस स्थिति में मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी का जिक्र है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, जहां बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस को घेर सकती है। ऐसे में कांग्रेस मान रही है
कि बाहर से समर्थन देकर वो खुद को डिफेंड करने की स्थिति में है। वो ये कह सकती है कि हमारी राय उनसे जुदा है, अलग है, इसीलिए हम सरकार में शामिल नहीं हुए। मतलब 370 पर वो बीजेपी को मौका और मुद्दा देने का कोई भी चांस नहीं देना चाहती। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय नेताओं को भी संदेश दिया गया है। संदेश यह है कि खराब परिणाम आया तो जिम्मेदारी भी आपकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के इतिहास में कांग्रेस का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। हालांकि पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। अब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना चुनावों के दौरान डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत चर्चा थी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ की तस्वीरें काफी वायरल रही। कांग्रेस सरकार में भले ही शामिल ना हो, लेकिन शपथ ग्रहण में पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों इस शपथ समारोह में मौजूद थे। शपथ वाले फ्रेम में गांधी परिवार प्रमुख रहा। मुफ्ती परिवार से महबूबा मुफ्ती मौजूद रही, तो डीएमके से करुणानिधि की बेटी कानी मोड़ी भी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी न्योता मिला था, लेकिन वो दोनों नहीं पहुंचे। वैसे इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कुल मिलाकर शपथ की तस्वीरें काफी ट्रेंड कर रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जम्मू कश्मीर के नए सीएम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं शपथ लेने के बाद अपने पहले फैसले के रूप में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में सीएम के लिए कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेट रूट दिला के रहेंगे। स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेट रूट देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहां तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री और फैसले लेंगे, लेकिन फैसले कौन ज्यादा लेगा ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भले ही चुनी हुई नई सरकार का गठन हो गया हो, लेकिन अधिकारों के मामले में सीएम से ज्यादा शक्ति उपराज्यपाल के पास है। 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कार्यकारी अधिसूचना के जरिए संशोधन करके एलजी के प्रशासनिक अधिकार को बढ़ा दिया। नए नियमों के तहत अब अखिल भारतीय सेवा और नौकरशाही के कामकाज को लेकर एलजी का फैसला अंतिम होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लैब को भी एलजी के नियंत्रण में रखा गया है। एडवोकेट जनरल और दूसरे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों में भी अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल की होगी। किसी अभियोजन को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या अपील दायर करने से पहले सरकार को एलजी की मंजूरी लेनी होगी। इन नियमों से साफ है कि भले ही उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बड़े फैसलों के लिए उन्हें बार बार उपराज्यपाल पर निर्भर रहना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में एलजी बनाम सरकार की टक्कर अक्सर देखने को मिलती थी, कहीं वैसी ही तस्वीर अब जम्मू कश्मीर से ना आने लगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला थोड़े अलग मिजाज के आदमी हैं। खैर, जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, लेकिन कल बड़ा दिन, अब हरियाणा में सरकार गठन की तैयारी है, जहां मुख्यमंत्री पद पर कयासों का दौर आज थम गया। लगातार तीसरी बार बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, जिस बात को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण होगा। आज नायब सिंह सैनी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिले। उन्होंने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ समारोह को बड़ा और भव्य बनाने की तैयारी है। बीजेपी ने इसके लिए एनडीए के सभी
31 सहयोगियों को न्योता भेजा है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। राजभवन जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों ने नायाब सिंह सैनी को अपना नेता चुना और अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। दिलचस्प यह है कि खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताने वाले अनिल विज ने नायाब सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा। सीएम पद को लेकर चर्चा में चल रहे राव इंद्रजीत सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि विधायक दल की बैठक में पार्टी के लिए नायाब सिंह सैनी को सीएम घोषित करना आसान नहीं रहेगा। कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज अपना नाम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा था कि इस वजह से अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 40 मिनट की बैठक में नायाब सैनी के नाम पर बतौर सीएम मोहर लगा दी गई। खास बात यह रही कि बीजेपी की बैठक के बाद आज एक बार फिर जलेबी चर्चा में आ गई। नेता चुने जाने पर विधायकों ने नायाब सिंह सैनी को जलेबी खिलाई। बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी जो हरियाणा का 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। मलाल उनको होता है जिन्होंने उम्मीद रखी होती है, मैंने तो कभी रखी नहीं। अब क्या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में? कभी नहीं पाऊंगा, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहूँगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए तैयार। कभी नहीं कहा आज तक। लोकतंत्र में वो जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अब हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए।